नमस्कार। आज बात होगी अमिताभ घोष के एक बहुत ही शानदार पुरस्कार विजेता उपन्यास की, द कैलकाटा क्रोमोसोम। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक ऐसी दिमाग घुमा देने वाली पहेली है, एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी मेडिकल खोजों में से कोई एक असल में सदियों पुरानी एक गहरी साजिश हो? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और यही हमें इसकी तह तक जाने के लिए मजबूर करता है। तो कहानी शुरू होती है कलकत्ता से, एक बिल्कुल साधारण सा लगने वाला गुमशुदगी का मामला। लेकिन ये मामला जल्द ही कुछ बहुत बड़ा और बहुत ही पेचीदा बन जाता है। कहानी हमें लेकर जाती है भविष्य में, जहां एक डेटा एनालिस्ट है जिसका नाम है अंतर, और उसके हाथ लगता है एक बहुत पुराना, ठंडा पड़ चुका केस, एल मुरुगन का। मुरुगन जो 1995 में कैलकाटा में एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब सालों बाद इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा अंतर पर है। अब इस कहानी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही कमाल का है। ये एक साथ 3 अलग-अलग टाइमलाइन में चलती हैं और ये तीनों आपस में उलझी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले साल 1898, जब सर रोनाल्ड रॉस कलकत्ता में मलेरिया पर अपनी मशहूर खोज करते हैं। फिर हम आते हैं 1995 में, जहां रिसर्चर एल मुरुगन रॉस की उसी खोज की जांच करते करते गायब हो जाते हैं। और फिर भविष्य में हमारा डेटा एनालिस्ट अंतर इन्हीं बिखरे हुए सुरागों को, इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अंतर को अगर मुरुगन को ढूंढना है तो उसे सबसे पहले मुरुगन के जुनून को समझना होगा। एक ऐसा जुनून जो उसे अतीत के एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रॉस तक खींच ले गया था। मुरुगन को यकीन था, उसका मानना था कि सर रोनाल्ड रॉस, वही वैज्ञानिक जिन्हें मलेरिया कैसे फैलता है इसकी खोज का पूरा क्रेडिट दिया जाता है, असल में उस खोज के पीछे के असली मास्टरमाइंड थे ही नहीं, कोई और था। मुरुगन की रिसर्च का जो निचोड़ था वो इस एक लाइन में छिपा है। उन्हें रास्ता दिखाया गया था, उन्हें सुराग दिए गए थे, उनकी खोज उनकी अपनी नहीं थी। सोचिए, यही वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, वो साजिश का सिद्धांत था जिसने मुरुगन को इस रहस्य की अंधेरी गहराइयों में खींच लिया था। और जैसे जैसे मुरुगन की जांच आगे बढ़ती है, उसे एक ऐसे गुप्त संगठन का पता चलता है जिसका मकसद, जिसका एजेंडा पारंपरिक साइंस की समझ से बहुत बहुत आगे और कहीं ज्यादा रहस्यमयी था। और इनकी जो योजना थी वो एकदम सोची समझी थी, स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, रॉस को उसकी खोज तक गाइड करना। दूसरा कदम, ऐसा करके मलेरिया के पैरासाइट यानी परजीवी में एक बदलाव लाना। तीसरा, फिर उसी बदलाव का इस्तेमाल करके अपने खुद के सीक्रेट रिसर्च को आगे बढ़ाना। और उनका असली अंतिम लक्ष्य, अमरता का एक नया ही रूप हासिल करना। मतलब इस कहानी में हमें साइंस की 2 अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक टकराव दिखता है। एक तरफ है हमारा जाना पहचाना पश्चिमी विज्ञान, जो ऑब्जेक्टिव है, जो पब्लिकेशंस पर चलता है और जिसका मकसद है जानना। और दूसरी तरफ है ये रहस्यमयी काउंटर साइंस, जो एकदम सीक्रेट है, जिसका ज्ञान खामोशी से बिना कुछ कहे दिया जाता है और जिसका मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि उससे भी आगे उत्कृष्ट होना है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस चौंकाने वाले वैज्ञानिक तरीके से जो इस गुप्त संगठन की हमेशा जिंदा रहने की तलाश के पीछे था। तो उपन्यास का जो मेन साइंस फिक्शन आइडिया है वो है क्रोमोसोम ट्रांसफर। अब ये है क्या? ये एक फिक्शनल प्रोसेस है, मतलब एक काल्पनिक प्रक्रिया जिसमें एक इंसान की चेतना, उसकी यादें और उसके जेनेटिक गुण एक दूसरे नए शरीर में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह से पुनर्जन्म का साइंटिफिक तरीका है। और इस पूरी साजिश के जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी अपने असली रूप में नहीं हैं, वे भेष बदले हुए हैं। जैसे कि मंगला, जो बाहर से तो एक मामूली सफाई कर्मचारी दिखती है, पर असल में वो इस पूरे विज्ञान की रचयिता है, लगभग एक देवी की तरह। और दूसरा है लाखन, जो कभी लक्ष्मण तो कभी रोमेन हालदार के नाम से सामने आता है। वो मंगला का सबसे वफादार फॉलोअर है और इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने वाला भी। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी पहलू की। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरे रहस्य की बुनियाद है। उनके इस काउंटर साइंस का जो मूल मंत्र है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो बस एक लाइन में है, कुछ कहना उसे बदल देना है। इसी एक वजह से वे इतना छिपकर, इतने गुप्त तरीके से काम करते हैं।
उनका मानना है कि जैसे ही आप ज्ञान को शब्दों में बांधते हैं, उसकी असलियत, उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। तो समझिए, उनके लिए मौन या खामोशी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। नहीं, ये उस ज्ञान का प्रतीक है जो ज़बान से, भाषा से परे है। ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जिसे कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। ये उनके रिसर्च की पवित्रता को बनाए रखता है और आखिर में यही उनकी असली ताकत और कंट्रोल का सबसे बड़ा जरिया है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने जानबूझकर कहानी का जो मेन रहस्य है उसे पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया है। बहुत से सवाल बिना जवाब के छोड़ दिए गए हैं ताकि पढ़ने वाला खुद उस खामोशी का मतलब निकाले, उसे समझे। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई ज्ञान इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता, तो क्या खामोशी ही कंट्रोल का, नियंत्रण का सबसे बड़ा और आखिरी रूप है?